प्राचीन काल में उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनके शासन में चारों ओर सुख शांति का माहौल था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन उनके दरबार में एक योगी आया। योगी ने राजा से कहा, राजन, मैं एक विशेष तांत्रिक यज्ञ करना चाहता हूं और मुझे उसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको महान सिद्धियां प्रदान करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने प्रजा की भलाई के लिए योगी की बात मान ली। योगी ने कहा, राजन, यज्ञ की सफलता के लिए आपको श्मशान भूमि में जाकर एक पेड़ पर लटके हुए बेताल को लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, बेताल चतुर है और वह आपको कहानियां सुनाकर विचलित करने की कोशिश करेगा। यदि आप कहानी सुनने के बाद कुछ भी बोलेंगे तो वह वापस पेड़ पर लौट जाएगा। राजा विक्रम ने साहसपूर्वक योगी की बात मानी और अंधेरी रात में अकेले श्मशान भूमि की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने एक पुराने पीपल के पेड़ से बेताल को लटका पाया। राजा ने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर रखा और महल की ओर लौटने लगे। तभी बेताल ने राजा से कहा, हे राजन, यात्रा लंबी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यदि आपने बीच में कुछ बोला तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने स्वीकार किया और बेताल के साथ महल की ओर बढ़े। बेताल ने एक कहानी सुनाई। पहली कहानी, एक बार एक राजा था जिसका नाम था रत्नसेन। वह बहुत साहसी और बलशाली था। एक दिन उसने अपने राज्य की सीमा के पास एक वन में शिकार पर जाने का निर्णय लिया। वहां उसे एक आश्रम मिला जहां एक तपस्वी साधु बैठे थे। तपस्वी ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा जीवन बहुत जल्द समाप्त होने वाला है यदि तुम अपने जीवन के अंतिम दिन को सही ढंग से नहीं जीते। राजा ने तपस्वी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? तपस्वी ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कोई बड़ा कार्य करना होगा ताकि तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हें कोई पछतावा न हो। राजा ने अगले दिन शिकार पर जाने के बजाय तपस्वी की सलाह मानी और एक पवित्र यात्रा पर निकला। उसकी यात्रा में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन का सही उद्देश्य समझा। बेताल ने इस कहानी को सुनाने के बाद राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, उस राजा ने अपनी मृत्यु को कैसे टाला? राजा विक्रम ने बिना कोई देर किए जवाब दिया, उसने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और सत्य का पालन किया। बेताल ने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुमने शर्त तोड़ी है क्योंकि तुमने मेरी बात का उत्तर बिना सोचे समझे दिया। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल फिर से उड़ गया और राजा विक्रम को पकड़ने के लिए फिर से जंगल में भेज दिया। यह थी विक्रम और बेताल की पहली कहानी, जिसमें राजा विक्रम ने अपनी बुद्धि से बेताल के सवाल का सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त तोड़ी, जिससे बेताल ने उसे फिर से चुनौती दी। यह कहानी ज्ञान और समझ की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि जीवन में केवल बाहरी बल से नहीं, बल्कि अंदर की पवित्रता और बुद्धिमत्ता से ही वास्तविक सफलता प्राप्त की जा सकती है। बेताल ने विक्रम को एक ऐसी कहानी सुनाई जो रोमांच, युद्ध और गहरे रहस्यों से भरी थी। कहानी, किसी समय एक महान योद्धा राजकुमार था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जब वह जंगल में शिकार के लिए गया तो उसने एक सुंदर लेकिन उदास युवती को देखा। वह युवती गहरे विचारों में खोई हुई थी। वीरेंद्र ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं एक अभागी राजकुमारी हूं। मेरे राज्य पर एक दुष्ट राजा ने हमला कर दिया और मेरे परिवार को मार डाला। अब मैं अपने राज्य को वापस पाने के लिए किसी वीर योद्धा की तलाश में हूं। राजकुमार वीरेंद्र ने उसकी सहायता का वचन दिया और तुरंत उसके राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में युवती ने उसे चेतावनी दी, यह युद्ध इतना सरल नहीं है। दुष्ट राजा के पास एक गुप्त शक्ति है जो उसे अजेय बनाती है। अगर आप उसका सामना करना चाहते हैं तो पहले आपको यह रहस्य समझना होगा।
राजकुमार ने युवती के राज्य में प्रवेश किया और दुष्ट राजा को चुनौती दी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, वीरेंद्र ने देखा कि हर बार जब वह राजा को चोट पहुंचाता तो राजा की शक्ति बढ़ जाती। यह देखकर वह चिंतित हो गया। रात को जब वह विश्राम कर रहा था तो युवती ने उसे एक रहस्य बताया। उस राजा की शक्ति उसके महल में रखे एक जादुई दीपक से जुड़ी है। जब तक वह दीपक जलता रहेगा उसे हराना असंभव है। आपको किसी भी तरह उस दीपक को बुझाना होगा। वीरेंद्र ने अपनी योजना बनाई। अगली सुबह वह युद्ध करते करते महल के अंदर घुस गया। उसने अपनी सूझबूझ से जादुई दीपक को ढूंढा और उसे बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझा, राजा की शक्ति समाप्त हो गई और वीरेंद्र ने उसे हरा दिया। युवती ने अपने राज्य को वापस पाने के लिए वीरेंद्र को धन्यवाद दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना असली रूप दिखाया, सभी चौंक गए। वह युवती वास्तव में एक देवी थी जो राजकुमार की परीक्षा लेने आई थी। बेताल ने पूछा, हे राजन, बताइए, क्या वीरेंद्र ने यह युद्ध अपने साहस से जीता या उसे युवती के रहस्य के बिना यह युद्ध जीतना असंभव था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वीरेंद्र ने युद्ध अपने साहस और विवेक के बल पर जीता। हालांकि रहस्य जानना आवश्यक था, लेकिन केवल रहस्य जानने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसका साहस और योजना बनाकर दीपक को बुझाने का प्रयास ही उसे विजयी बनाता है। बेताल विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट हुआ, लेकिन अपनी शर्त के अनुसार फिर से पेड़ पर लौट गया। गहरे अंधकार में राजा विक्रमादित्य ने फिर से पेड़ पर लटके शव को कंधे पर उठाया और चुपचाप चलने लगे। तभी बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, राजन, सफर तो लंबा है। अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं तो रास्ता कट जाएगा, पर याद रहे, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं वापस उड़कर पेड़ पर लौट जाऊंगा, और अगर जवाब गलत दिया या चुप रहे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। विक्रम ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना शुरू किया। बेताल ने एक नई कहानी शुरू की, जिसकी हर बात रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। राजन, बेताल ने कहा, किसी समय एक विशाल और समृद्ध नगर में 3 भाई रहते थे। ये तीनों असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। बड़ा भाई मंत्र तंत्र का ज्ञानी था। वह वेद शास्त्रों में पारंगत और जादुई शक्तियों का स्वामी था। दूसरा भाई चिकित्सा विज्ञान में निपुण था। उसके पास ऐसी दवाएं थीं जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थी। और तीसरा भाई एक अद्भुत शिल्पकार था। वह ऐसा ताबूत या मूर्ति बना सकता था जो देखने में जीवंत लगे। राजन, इन 3 भाइयों का जीवन तब बदल गया जब नगर की सबसे सुंदर राजकुमारी की अचानक मृत्यु हो गई। वह इतनी सुंदर थी कि नगर भर में उसके रूप और गुणों की चर्चा होती थी। उसकी मृत्यु से पूरा नगर शोक में डूब गया, लेकिन तीनों भाइयों ने अपने अपने कौशल का उपयोग कर उसे पुनः जीवित करने का निश्चय किया। पहला भाई जंगल में गया और एक दुर्लभ ग्रंथ से ऐसा मंत्र लाया जिससे मृत आत्मा को शरीर में वापस बुलाया जा सकता था। दूसरा भाई गहरे पर्वतों में गया और जड़ी बूटियों से एक ऐसी औषधि तैयार की जो मृत शरीर में जान डाल सकती थी। तीसरा भाई पूरे 7 दिन और 7 रातों तक मेहनत कर राजकुमारी के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक अद्भुत ताबूत तैयार करता रहा। राजकुमारी का शव एक गुप्त कक्ष में रखा गया था। तीनों भाइयों ने मिलकर मंत्र पढ़ा, औषधि लगाई और ताबूत से उसे बाहर निकाला। और फिर जैसे चमत्कार हुआ हो, राजकुमारी ने अपनी आंखें खोल दी। वह जीवित हो गई, लेकिन जब वह उठकर बैठी तो उसकी सुंदरता पहले से भी अधिक लग रही थी। बेताल ने कहा, अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब राजकुमारी जीवित हुई तो तीनों भाइयों ने दावा किया कि उन्होंने ही उसे जीवन दान दिया है। बड़ा भाई कहता था, यह मेरी मंत्र शक्ति का कमाल है। अगर मैंने आत्मा को नहीं बुलाया होता तो कुछ संभव नहीं था। दूसरा भाई चिल्लाया, यह मेरी औषधि थी जिसने मृत शरीर को जीवन दिया। मैं असली रक्षक हूं। तीसरा भाई बोला, तुम दोनों चाहे जो कहो, लेकिन अगर मैंने उसका शरीर सुरक्षित न रखा होता तो वह कभी जीवित ना होती। वह मेरी कला का ही परिणाम है। राजकुमारी चुपचाप यह सब देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तीनों भाइयों के बीच यह विवाद बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने यह तय किया
कि न्याय के लिए नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा। बेताल ने कहा, अब तुम बताओ राजन, राजकुमारी का असली जीवनदाता कौन है और उसे किसके साथ विवाह करना चाहिए? सोचो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा उत्तर सही होना चाहिए, वरना तुम्हारी जान खतरे में है। राजा विक्रम ने अपने कदम धीमे किए और कुछ पल गहरी सोच में पड़ गए। कुछ क्षण बाद राजा विक्रम बोले, बेताल, यह सच है कि तीनों भाइयों का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन जब बात जीवनदाता की आती है तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा है जिसने सीधे तौर पर राजकुमारी को जीवन दिया। मंत्र और ताबूत ने रास्ता तैयार किया, लेकिन जीवन का संचार औषधि ने किया। इसलिए दूसरा भाई ही राजकुमारी का असली जीवनदाता है और विवाह का अधिकार उसी का होना चाहिए। बेताल हंसने लगा। उसकी हंसी अजीब और गूंजती हुई थी। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने बोलने की मेरी शर्त तोड़ दी। अब मैं तुम्हारी पीठ से उतरकर वापस पेड़ पर जा रहा हूं। और यह कहते हुए बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने श्मशान भूमि में जाकर पेड़ से बेताल को उतारकर अपने कंधे पर रखा और अपनी राह पर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने अपनी आदत के अनुसार एक और कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, काशी राज्य में एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। राजा का एक युवा और गुणी पुत्र था। राजा ने उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन राज्य के पास के जंगल में शिकार के लिए जाते हुए राजकुमार ने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री बहुत ही साधारण वस्त्र पहने थी, लेकिन उसकी सुंदरता और तेजस्विता ने राजकुमार का मन मोह लिया। राजकुमार ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह उससे विवाह करेगा। राजकुमार ने स्त्री के पास जाकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त है। मैं बहुत न्यायप्रिय हूं। यदि मैं देखूं कि तुमने या तुम्हारे परिवार ने कभी किसी के साथ अन्याय किया है, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजकुमार ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद राज्य में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। एक व्यापारी ने राजा के दरबार में शिकायत की कि उसके यहां से चोरी हो गई है। उस चोरी का आरोप राज्य के एक सैनिक पर लगा। सैनिक ने अपने बचाव में कहा कि उसने कुछ भी चोरी नहीं की है। मामला राजा के पास पहुंचा। राजा ने सैनिक को दंड देने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक ने बार बार अपनी निर्दोषता की दुहाई दी। यह बात राजकुमार और उसकी न्यायप्रिय पत्नी तक पहुंची। राजकुमार की पत्नी ने कहा, यदि इस सैनिक को बिना किसी पुख्ता सबूत के दंड दिया गया तो यह अन्याय होगा। मैं यह नहीं सह सकती। राजा ने अपने बेटे और बहू की बात सुनी, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़िग रहे। सैनिक को दंड दे दिया गया। दंड दिए जाने के बाद कुछ दिन बाद असली चोर पकड़ा गया। यह जानकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब यह बात राजकुमार की पत्नी को पता चली तो उसने राजकुमार से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं कर सकती। तुम्हारे परिवार ने एक निर्दोष को दंड दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। यह कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजा विक्रम, बताओ इस कहानी में सबसे बड़ा दोषी कौन है? राजा, राजकुमार या न्यायप्रिय स्त्री? राजा विक्रम ने सोचकर उत्तर दिया, इस घटना का सबसे बड़ा दोषी राजा है, क्योंकि वह राज्य का न्यायाधीश है। उसे बिना जांच पड़ताल के निर्णय नहीं देना चाहिए था। न्यायप्रिय स्त्री ने अपने सिद्धांतों का पालन किया और राजकुमार अपनी स्थिति में असहाय था। दोष का भार राजा पर ही जाता है। जैसे ही राजा विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने जवाब दे दिया, इसलिए मैं फिर से चला। यह कहकर बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला गया, लेकिन राजा विक्रम ने हार नहीं मानी और दोबारा बेताल को पकड़ने के लिए लौट पड़ा। राजा विक्रमादित्य जब बेताल को लेकर लौट रहे थे तो बेताल ने एक रोमांचक कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी थी एक राक्षस और उसके छिपे हुए रहस्य की। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह रात को गांव वालों को उठा ले जाता और उन्हें मार देता।
राज्य के राजा ने कई योद्धाओं को उसे रोकने भेजा, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। इसी बीच राज्य में एक रहस्यमयी संत आए। उन्होंने राजा से कहा, मैं जानता हूं कि इस राक्षस को हराने का उपाय क्या है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। संत ने राजा को बताया कि राक्षस की आत्मा उसके शरीर में नहीं है। उसकी आत्मा एक तोते में बंद है जो एक खतरनाक गुफा में छिपा है। अगर तोता मर जाए तो राक्षस भी मर जाएगा। राजा ने साहस दिखाया और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा तक पहुंचने से पहले उसे भयानक पहरेदारों और खतरनाक जादुई जालों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजा के धैर्य और चतुराई ने उसे वहां तक पहुंचा दिया जहां वह तोता छिपा था। जैसे ही राजा ने तोते को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, राक्षस प्रकट हो गया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे पता था कोई मेरी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इसे छूने का अंजाम मौत है। राजा ने मुस्कुराते हुए राक्षस को चुनौती दी, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना गर्व है तो मुझे बिना अपनी आत्मा की मदद के हरा कर दिखाओ। राक्षस ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी शक्ति दिखाने लगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही राक्षस का ध्यान भटका, राजा ने पिंजरे से तोता निकाला और उसका गला दबा दिया। राक्षस दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत के साथ राज्य का आतंक भी खत्म हो गया। कहानी खत्म होते ही बेताल ने पूछा, हे राजन, क्या राजा ने सही किया? उसने छल से राक्षस को मारा। क्या यह न्याय था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। अन्याय के खिलाफ चतुराई से लड़ी गई लड़ाई भी न्याय है। बेताल मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया, पर तुम्हारा मौन टूट गया। अब मैं वापस जा रहा हूं। राजा विक्रम ने स्वीकार किया और बेताल के साथ महल की ओर बढ़े। बेताल ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी गंभीर, समझदार और शांत स्वभाव की थी। छोटी रानी चंचल, खूबसूरत और बहुत प्यारी थी। दोनों रानियां राजा से बेहद प्रेम करती थीं और राजा भी दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता था। एक दिन राजा अचानक बहुत बीमार हो गया। महल में सभी लोग परेशान हो गए। राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा की हालत देखकर कहा, राजा की जान बचाने का सिर्फ एक उपाय है। किसी को अपने खून का बलिदान देना होगा। उनका खून राजा के शरीर में नई ऊर्जा भर देगा और वे फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। ये सुनकर महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी दोनों रानियां एक साथ आगे बढ़ी। बड़ी रानी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं राजा से सबसे अधिक प्रेम करती हूं। उनका जीवन मेरे लिए सब कुछ है। मुझे अपना खून देने दीजिए। छोटी रानी ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं राजा के बिना नहीं जी सकती। मेरा प्रेम सबसे बड़ा है। मुझे यह बलिदान देना चाहिए। रानियों का प्रेम और तर्क, दोनों रानियों ने राजा के प्रति अपने प्रेम को साबित करने के लिए तर्क दिए। बड़ी रानी ने कहा, मैं हमेशा उनके हर सुख दुख में साथ रही हूं। यह मेरा अधिकार है कि मैं उन्हें बचाऊं। छोटी रानी ने कहा, राजा का जीवन मेरे लिए मेरी खुशी है। मैं उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे यह अवसर दीजिए। महल में सभी लोग चुप थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा को बचाने के लिए किसका बलिदान स्वीकार किया जाए। राजा का निर्णय। राजा ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन के लिए तुम्हारे प्रेम और बलिदान का मूल्य चुकाने के योग्य नहीं हूं। अगर मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपना जीवन देना पड़े तो मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। राजा ने वैद्य से कहा, अगर मेरा जीवन बचाने का यही तरीका है तो मुझे रहने दीजिए। मैं अपने जीवन से अधिक तुम्हारे प्रेम और त्याग को महत्व देता हूं। राजा के इन शब्दों को सुनकर वैद्य भावुक हो गया। उसने अपनी विद्या और जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक औषधि तैयार की। उसने कहा, राजा के प्रेम और न्याय की शक्ति से यह औषधि असर करेगी। इसे पीते ही राजा स्वस्थ हो जाएंगे। औषधि ने चमत्कार कर दिया। राजा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। राजा
कि स्वस्थ होते ही दोनों रानियां सुखुशी से रो पड़ी। उन्होंने राजा को गले लगाया और एक दूसरे से भी माफी मांगी। बड़ी रानी ने छोटी रानी से कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, मैं इसे समझने में देर कर गई। छोटी रानी ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हारे त्याग और समर्पण को देख नहीं पाई, लेकिन आज हमें समझ आ गया कि राजा का प्रेम हम दोनों के लिए बराबर है। राजा मुस्कुराया और बोला, प्रेम का अर्थ त्याग और समर्पण है। आज तुम दोनों ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम ईर्ष्या से ऊपर होता है। कहानी समाप्त कर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा बताओ, क्या राजा का निर्णय सही था? क्या उसे एक रानी का बलिदान स्वीकार कर लेना चाहिए था ताकि राज्य का कल्याण हो सके? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा का निर्णय बिल्कुल सही था। सच्चा राजा अपने जीवन के लिए दूसरों के त्याग को स्वीकार नहीं करता। प्रेम, त्याग और न्याय का संतुलन ही एक सच्चे शासक की पहचान है। अगर राजा एक रानी का बलिदान स्वीकार करता तो यह न केवल अन्यायपूर्ण होता, बल्कि उसके शासन की नींव कमजोर हो जाती। राजा ने अपने प्रेम और नैतिकता को महत्व दिया और यही सही निर्णय था।